वर्ग 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ गणित विषय से प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपको यह बात समझना चाहिए, यह बात आपको मालूम होना चाहिए कि 3.2 जो प्रश्नावली है आपके लिए बहुत ही जरूरी प्रश्नावली है, क्योंकि इस प्रश्नावली के आधार पर आपके बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उस एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चन निश्चित होते हैं। इसलिए इसे आप ये जितना हो सके कंस्टेंट हो ले और कंस्टेंट होकर इसे आप अध्ययन करने का प्रयास करें। आप इसे देखें, पुनः बनाएं और बनाने के बाद यदि कहीं समस्याएं आपको समझ में आती है तो आप निश्चित रूप से पुनः एक बार देख लें ताकि समस्याएं नहीं रहे। और इस में जितने हम प्रश्न बताने जा रहे हैं इन सारे प्रश्नों में बहुत ही जरूरी सभी प्रश्न हैं। इसमें से एक आपके ग्राफ तो आते ही हैं जो ग्राफिक के रूप में पीछे के सीरीज में मैंने बताया था। तो चलिए आज हम देखते हैं। इसमें जैसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में यहाँ जो भी समस्याएं दी गई है इसमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और उन्हें ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे? जैसे आपके यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 1 में, एक का जो एक है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। वर्ग 10 के आप ही के वर्ग के 10 विद्यार्थी हैं जो गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 10 छात्र ही हैं जिनमें 4 लड़कियां ज्यादा है और 4 लड़के क्या है, कम है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि यहां जैसे दिया गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है और वो भी आपके ग्राफीय विधि से हल करके निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल के रूप में एक का हल करेंगे, यानी जो 1 नंबर है इसका प्रश्न, इसके बाद दूसरा भी है तो 1 नंबर प्रश्न का हल करेंगे। तो इसमें हम देंगे कि सबसे पहले हम मान लेते हैं लड़का का कुछ मान ले लेते हैं, चाहे लड़की का कुछ मान ले लेते हैं। तो माना कि जो बड़ा संख्या होता है उसको पहले मानते हैं, लड़कियों का संख्या बड़ा है तो माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x ले लेते हैं और लड़कों की संख्या कितना ले लेते हैं, y ले लेते हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या x और लड़कों का संख्या y। प्रश्न से आपका दिया हुआ है कि इस वर्ग में आपके 10 विद्यार्थी हैं जो गणित प्रतियोगिता यानी प्रतियोगी परीक्षा में इन लोगों ने शामिल हुआ। तो लड़का कितने हैं, x है, लड़की x है और लड़का कितने हैं, y है। तो x और y मिलाकर आपके 10 हो गए। ये आपका समीकरण 1 बन गया। पुनः प्रश्न से आप देखेंगे, पुनः प्रश्न से यहाँ आपको बताया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी लड़कियां जितनी है x है और हम लड़कों को उसमें से घटाते हैं तो इसका मान कितना निकल जाता है, 4 निकल जाता है। ये आपका समीकरण तो तैयार हो गया, सीधा सा है। बस आपको समझने हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है और उसी आधार पर आपके इसके आंसर यहाँ बैठाते चलने हैं। तो फिर आप देखेंगे कि इसे अगर हमने यहाँ समीकरण 1 और 2 जब ले लिया तो समीकरण 1 और 2 के साथ समीकरण 1 के लिए अगर हमें तालिका लेते हैं, यानी कि जैसे आपको बताया ग्राफीय विधि से हल करना है तो समीकरण 1 के लिए तालिका लेते हैं। समीकरण 1 के लिए यदि हम तालिका से चलते हैं तो तालिका में आप यहां पे ले लीजिए, इसके वैल्यू रखने के मान, x का मान हो गया, y का मान हो गया। कम से कम जैसे मैंने बताया था कि कम से कम 3 मान, जो पिछले सीरीज में इसके बारे में चर्चा हुआ था, कम से कम 3 मान यहाँ पे रखने आपके लिए अनिवार्य होते हैं। तो 3 मान रखेंगे तो समीकरण 1 में क्या है आपका, यहाँ x प्लस y बराबर कितना है, 10 है। या आप इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 10 प्लस में y है तो जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा। x यहाँ y जो है प्लस में है तो बराबर के इधर माइनस में हो जाएगा। अब इस तरह से आप यहाँ पे अगर मान के चलिए कि जब इसे तालिका के हिसाब से लेते हैं तो y का मान यदि हम 1 लेते हैं, y का मान 1 लेते हैं तो यहाँ y का मान 1 लेने पर y बराबर 1 से तो जहां जहां y है तो x का मान क्या हो जाएगा,
10 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान 9 हो गया, सीधा सा है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि अगर y का मान 2 लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? y बराबर 2 से जब 2 लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा कि 10 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या हो गया? x बराबर आपका क्या हो गया? 8 हो गया। फिर यहाँ y का मान यदि आप 3 लेते हैं तो यहाँ y बराबर 3 से जब चलेंगे तो 3 से चलेंगे तो क्या होगा? यानी कि फिर वही मान है आपका, अर्थात यहाँ लिखेंगे कि x इक्वल टू 10 माइनस y यानी कि 10 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ 7 भर लेंगे, यह आपका समीकरण 1 हो गया, सीधा सा है। पुनः आप यहाँ दूसरे समीकरण के लिए चलते हैं। जैसे समीकरण 1 जब मैंने लिया तो यहाँ आप दूसरे समीकरण के लिए चलिए, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है आपका? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो यहां दूसरे समीकरण के लिए भी बना लीजिए जो तालिका है, x हो गया, y हो गया, 3 मान इसका कम से कम रख लीजिए। और यहां लिखते हैं कि समीकरण 2 का मान, चूंकि x माइनस वाई है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4, और माइनस में y है तो जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पे हम y का मान यदि 1 रखते हैं, y का मान कितना रखते हैं? 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए x बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। x का मान आपका 5 हो गया। पुनः आप यहाँ y का मान 2 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा कि 4 प्लस 2 हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 का मतलब हो जाएगा 6, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। अगर इसका 2 रखे तो x का मान कितना हो गया? 6 हो गया। पुनः आप यहाँ देखते हैं x का मान यदि y का मान 3 रखते हैं, y बराबर 3 से, तो जैसे ही हम y का मान 3 रखेंगे तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3, यानी 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, इसलिए x बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। x का मान 7 हो गया। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको यहाँ, यह आपका हो गया ग्राफीय विधि से हल करने की प्रक्रिया, तो ग्राफीय विधि से हल हो गया। लेकिन आपको यहाँ लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ कि लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यदि लड़कों का संख्या 9 होगा तो लड़कियों की संख्या, यहाँ लड़कियों की संख्या 9 तो लड़कों की संख्या 1 होगा, जो वहां पे मान सही नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। पुनः आप देख रहे हैं क्योंकि लड़कियां जो है लड़कों से 4 ही अधिक है, तो यहाँ पे 8 अधिक हो जा रहे हैं। पुनः आप यहाँ देखेंगे इस अलग बिंदु में कि यदि लड़कियों की संख्या 8 है, लड़कों की संख्या 6 है, तो आपका कितना हो जा रहा है? 6 का अंतर हो जा रहा है, यहाँ भी फिट नहीं बैठ रहा है। फिर यहाँ देखेंगे कि लड़कियों की संख्या यदि 7 है, लड़कों की संख्या 3 है, तो 7 और 3 दोनों में फिट बैठ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे कि ग्राफीय विधि से हल करने पर जब हमने हल किया तो यहाँ बने ग्राफ को देखते हैं। ग्राफीय विधि से हल करने पर यहां बने ग्राफ पर, यानी जो ग्राफ यहां बना इसमें भी आप देख रहे हैं 7 और 3 का यहाँ अंतराल है, बाकी किसी में नहीं है। तो यहाँ 7 और 3 का अंतराल के हिसाब से तो हम यहाँ ग्राफ पर देखते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है या हम पाते हैं, ग्राफ पर देखने से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है जी? क्या प्राप्त होता है? तो हमें यह प्राप्त होता है कि 7 और 3 दिए गए समीकरण के लिए प्रतिच्छेद बिंदु है। यानी यहाँ पे 7 और 3 जो है, इसमें भी 7 और 3 है। प्राप्त होता है कि 7 और 3 दिए गए ग्राफ के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। दिए गए ग्राफ के क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। और जब ये प्रतिच्छेद बिंदु होंगे तो क्या होगा? जो कि रैखिक समीकरण का एक तरह से हम कहें तो रैखिक समीकरण का यह उभयनिष्ठ हल है। रैखिक समीकरण का क्या होता है? यह एक उभयनिष्ठ हल होता है, जो रैखिक समीकरण का एक उभयनिष्ठ हल है। बस
उभयनिष्ठ हल है, इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं। इसलिए लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और लड़कों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो लड़कियों की संख्या 7 और 3 का यहाँ देखेंगे अंतराल, तो यहाँ 4 का डिफरेंस आपको मिलेगा। और इस तरह से आपका सवाल सॉल्व हुआ। पुनः आप दूसरे प्रश्न पे यहाँ विचार करेंगे। जैसे दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसको भी यदि ग्राफीय विधि से ही हल करना है तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, प्रश्न को पढ़िए और ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ प्रश्न 2 का हल अगर हम कर रहे हैं, 2 का हल कर रहे हैं, तो 5 पेंसिल और 7 कलम, पेंसिल तो समझ रहे हैं, कलम भी समझ रहे हैं, तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, जिसमें कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो ज्ञात करने के लिए देता है, तो गणित में आप इतना बस याद रखिए कि जो भी ज्ञात करने के लिए देता है उसी को हम मान लेते हैं। जो भी ज्ञात करने के लिए आएगा उसको पहले हम मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, जैसे यहाँ पेंसिल और कलम है, तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया, आप मान लीजिए। इसलिए प्रश्न से आपका दिया हुआ है, प्रश्न से क्या है कि 5 पेंसिल, यानी कि यहां एक पेंसिल का हम x माने हैं, तो 5 पेंसिल यानी 5x, समझ रहे हैं, 5 गुणे एक पेंसिल, और 7 कलम, और यानी जोड़ 7 कलम, यानी कलम का क्या माने हैं, y माने हैं, तो 7y का मूल्य कितना है, 50 रुपया है, इक्वल टू 50। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। पुनः आप देखेंगे यहाँ कि 7 पेंसिल, यानी 7 पेंसिल का मतलब क्या हो गया कि 7x प्लस, और यानी प्लस 5 कलम यानी 5y बराबर, इसका मूल्य कितना है 46 यानी 46 रुपया। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब इसको आप ग्राफीय विधि से जब हल करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे, क्या पाएंगे कि अगर हम यहाँ ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से चलते हैं। तो जब समीकरण 1 से चलेंगे तो यहां क्या मिलेगा आपका, यहां 1 के लिए आप ग्राफीय सूची बना लीजिए, x और y, इसको भी 3 हिस्सों में बांट लीजिए। 3 हिस्सों में बांट लेंगे तो यहां 3 वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहां आपका मान दिया हुआ है समीकरण 1 में 5x प्लस 7y बराबर 50, या यहां पे आप क्या करेंगे कि 5x बराबर 50 पहले से है, 7y प्लस में है आएगा, तो यहां बराबर के इधर 50 के साथ माइनस में हो जाएगा 7y, या x बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 50 माइनस 7y 5 इंटू में आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो अब यहां हम मान रखना शुरू करते हैं, ठीक है। मान हम किसका किसका रखते हैं, तो सबसे पहले हम यहां y का मान रखते हैं, अपने मन से y का मान रखते हैं, क्योंकि y का मान यहाँ दिया हुआ है। तो y का मान यदि यहाँ पे हम 5 रखते हैं, 10 रखते हैं, जो भी इच्छा के अनुसार हम चाहें तो वहां मान रख सकते हैं। तो 5 अगर रखते हैं यहाँ y का मान, तो आप देखिए कि यदि 5 हम रखेंगे y का मान, तो क्या होगा, y बराबर 5 से अगर हम रखते हैं तो एक बार हम मान निकाल लेते हैं, बाकी बार बार इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ x बराबर क्या है, 50 माइनस 7y बटा 5 बराबर 50 माइनस 7y, 7 गुणे y का मान कितना रखे हैं 5 बटा 5 बराबर 50 माइनस 7 × 35 बटा 5 बराबर 35 में से आपका 50 में से 35 गया, 15 बटा 5 यानी कि 5 3 15, 3, इसलिए x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। x का मान कितना हुआ, 3 हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद पुनः अगर हम यहाँ y का मान y बराबर 10 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मान बदल जाएगा, यानी 10 सत्ते आपका क्या हो जाएगा 70। इसी मान को आप बार बार बदलते चले, डायरेक्ट आप लिखते चलेंगे कि यहाँ आपका है कि 50 माइनस
50 माइनस 7y बटा 5 यानी कि 50 माइनस 7 गुणे 10 बटा 5 बराबर आपका हो जाएगा 50 माइनस 70 बटा 5 बराबर यहाँ 50 में 70 जाएगा तो माइनस 20 बटा 5 यानी कि 4 बचे 20 माइनस 4 हो जाएगा। यदि इसका मान 10 रखे इसका मान क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। यानी यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर कितना हो गया -4। ठीक है। पुनः यहाँ यदि आप x का मान रखते हैं y का ही मान रखेंगे यहाँ, क्योंकि बार बार हम y का मान यहाँ रख रहे हैं तो y का मान ही रखते हैं। चाहे तो हम x का भी मान रख सकते हैं। यदि हम यहाँ y का मान 0 रखें y बराबर 0 से तो आपका मान क्या था कि x इक्वल टू आपका क्या था कि 50 माइनस 7y बटा 5 था। तो यहाँ 50 माइनस 7 गुणे 0 बटा 5 यानी 50 बटा 5 10 बचे 50 यानी इसका मान यदि हम 0 रखे तो इसका मान क्या आ गया 10 आ गया। y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है। पुनः आप देखेंगे यह समीकरण 1 हुआ और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आप समीकरण 2 में चलते हैं। तो समीकरण 2 में चलेंगे तो 2 में चलेंगे यानी समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के लिए भी आप बना लीजिए। ये आपका x हो गया, ये y हो गया। फिर इसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए और बांटने के बाद आपका समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46 या आपका 7x बराबर 46 पहले से है, प्लस में 5y है जाएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा तो 46 माइनस 5y और 7 बटा में है तो गुणा में है तो आ जाएगा बटा में। ठीक है। तो यहाँ पे फिर मान आप रखिए। यदि हम इसका कुछ मान रखते हैं अपने से, जैसे यहाँ पे हम रखते हैं -2 रख देते हैं, -1 -2 -3। तो देखिए यहाँ -2 रखेंगे y का मान यानी y बराबर -2 से। तो देखिए x का मान कितना निकल जाएगा। यहाँ अगर हम -2 रखते हैं तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 46 माइनस 5 गुणे -2 बटा 7 बराबर 46 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बटा 7 बराबर 26 बटा 7 यानी 26 बटा 7 आपका हो जाएगा 26 बटा 7 हो जाएगा। पुनः आप देखेंगे यहाँ कि जब y का मान हम कुछ रखते हैं फिर यहाँ y का मान 5 ही रखते हैं तो y का मान 5 से तो जहां जहां y है वहां x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5 गुणे 5 बटा 7 यानी 46 माइनस 25 बटा 7 यानी 1 2 12 21 बटा 7 7 का 21। इसका मान 5 रखे तो इसका मान कितना आ गया 3 आ गया। इस तरह से अगर हम इसका मान 10 12 कुछ भी रख लेते हैं, यहाँ y का मान 12 ही रख लीजिए, y बराबर 12 से तो जहां जहां y है वहां 12 रखिए यानी x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 12 बटा 7 बराबर 46 माइनस 12 × 50 60 बटा 7। अब 60 में से 46 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा तो 0 में से 6 हो गया 4, यहाँ बचा 5 में से 14 7 दूना 14 -2 यानी इसका मान यदि हमने 12 रखा तो इसका मान आया -2। तो इस तरह से आप यहाँ पाएंगे क्या पा रहे हैं कि ग्राफीय विधि से हल करने पर हमें यह ज्ञात होता है। यानी बने हुए ग्राफ पे यहाँ आप देखेंगे कि ग्राफीय विधि पर जब हल करते हैं ग्राफीय विधि से हल करने पर हमें प्राप्त होता है ग्राफीय विधि से हल करने पर हमें प्राप्त होता है यानी बने हुए ग्राफ को जब हम देखते हैं उसका जब ग्राफ बना हुआ देखेंगे तो हमें प्राप्त होता है कि यहाँ पे बिंदु जो है आप देखिए कि 2 कॉमन कौन सा बिंदु हो रहा है, x का मान 3 x का मान 3 इसमें भी है और y का मान 5 और y का मान 5 यानी यही आपका मान जो हो रहा है आपका समान मिल रहा है, संपात रूप में मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ये प्रतिच्छेद बिंदु है, प्राप्त होता है ग्राफीय विधि से हल करने पर। ग्राफ में देखने से हमें यह बात पता चलता है कि 3 5 जो है x का मान 3 और y का मान
3 5 दिए हुए समीकरण के लिए 3 5 दिए हुए समीकरण के लिए जो समीकरण दिया हुआ है, तो यहां दिए हुए समीकरण के लिए क्या हो रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। तो दिए हुए समीकरण के लिए प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। दिए हुए समीकरण के लिए प्रतिच्छेद बिंदु है, तो यहाँ रैखिक समीकरण जो होगा यह युग्म बिल्कुल क्या होगा, उभयनिष्ठ हल होगा। इसलिए यह रैखिक समीकरण उभयनिष्ठ हल होगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है। आप ध्यान बनाए रखें और आप इत्मीनान से देखते रहें। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि हर तरह के जो वीडियो अपलोड होते रहेंगे इसका नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंचते रहेगा। तो आइए दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। जैसे कि अब यहाँ हम दूसरे प्रश्न पे विचार कर रहे हैं कि जैसे दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है कि अनुपातों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल और C1/C2 जो है कि तुलना करके हमें यह ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण जो है इसके द्वारा निरूपित जो रेखाएं होती है वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर होती है या समपाती होती है। प्रतिच्छेद करने की स्थिति में है कि समांतर की स्थिति में है कि संपाती की स्थिति में है, ये बातें आपको बताना है। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ हल के एक में हम हल करेंगे तो हल के रूप में हम पाएंगे कि एक नंबर में क्या है कि आपका मान यहाँ पे देखेंगे 5x - 4y + 8 = 0। और फिर यहाँ देखेंगे कि 7x + 6y - 9 = 0। तो चूंकि हम लिखेंगे कि चूंकि A1 इक्वल टू कितना दिया है तो 5 दिया है, A2 बराबर कितना दिया है तो 7 दिया है, यहाँ B1 बराबर कितना दिया है तो 4 दिया है, और B2 बराबर कितना दिया है तो B2 का मान कितना है 6 है। फिर उसी तरह से आपका C1 बराबर तो C1 का मान कितना है 8 है, और C2 बराबर कितना है तो -9 है, ठीक है। ये मान आपका हुआ। अब यहां चलेंगे, इसलिए A1/A2 इक्वल टू कितना हो गया तो A1 का मान कितना है 5 और A2 का मान 7। यहाँ B1/B2 इक्वल टू कितना है, B1 का मान 4 और B2 का मान कितना है 6 है। फिर यहाँ C1/C2 इक्वल टू अगर हम चलते हैं तो यहाँ C1 का मान 8 है और C2 का मान कितना है -9 है। अब देखिए तो यहाँ A1/A2 बराबर है क्या B1/B2 के, यानी A1/A2 का जितना वैल्यू है B1/B2 को उतना वैल्यू नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 और B1/B2 ही बराबर नहीं है। तो यहाँ दिए गए जो समीकरण है उस समीकरण में हम लिखेंगे कि समीकरण युग्म के लिए यहाँ रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि दिए गए समीकरण में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बस आपका हो गया। इसी तरह से आप दूसरे प्रश्न को देखेंगे कि जैसे यहां दूसरा दिया हुआ है, आपके दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है हल के 2 में हम देखेंगे कि 9x + 3y + 12 = 0। फिर आपका है कि 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पे हम मान देखते हैं कि A1 इक्वल टू कितना है तो 9 है, A2 इक्वल टू कितना है तो 18 है। उसी तरह B1 इक्वल टू कितना है तो B1 इक्वल टू 3 है, और B2 इक्वल टू कितना है तो B2 इक्वल टू यहाँ पे 6 यानी 6 है। फिर यहाँ देखेंगे C1 इक्वल टू कितना है 12 है, और C2 इक्वल टू कितना है तो 24 है। देख रहे हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसलिए A1/A2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, A1 का मान 9 और A2 का मान कितना 18, B1/B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो B1 का मान 3 और B2 का मान कितना है 6। फिर यहाँ C1/C2
इक्वल टू C1 का मान 12 और C2 का मान कितना है 24 है। आप देख रहे हैं यहाँ तो 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, यानी यहाँ हो गया आपका A1 बटा A2 इक्वल टू 1/2, B1 बटा B2 इक्वल टू 1/2, C1 बटा C2 इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह तीनों 1/2, 1/2, 1/2, इन तीनों का वैल्यू 1/2 ही हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ A1 बटा यहाँ इस तरह आप लिख सकते हैं, इसलिए A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, यानी तीनों आपस में क्या है, समांतर है, बराबर है। तो दिए गए समीकरण जो है, समीकरण युग्म के लिए रेखाएं जो यहाँ पे है, यह रेखाएं संपाती होती है। अतः दिए गए समीकरण युग्म की रेखाएं संपाती होती है, अतः यह समीकरण संपाती है। अतः यह समीकरण क्या है, तो संपाती हो गया। बस यही आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन प्रतिच्छेद करता है। जैसे पहला प्रतिच्छेद किया, दूसरा आपका क्या हो गया, संपाती हो गया। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कंडीशन पूरा करता है। तो तीसरे में हम देखेंगे, यहाँ जैसे दिया हुआ है, तीसरे में क्या है कि 6x प्लस माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर यहाँ दिया है 2x माइनस y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 इक्वल टू कितना है 6, A2 इक्वल टू कितना है आपका 2, फिर यहाँ B1 इक्वल टू कितना है तो -3, B2 इक्वल टू कितना है तो -1, यहाँ C1 इक्वल टू कितना है 10 और C2 इक्वल टू कितना है तो -9। इसलिए A1 बटा A2 इक्वल टू कितना आपका हो गया 6/2, यानी 6/2 आपका हो गया। इसी तरह यहाँ देखेंगे B1 बटा B2 इक्वल टू तो B1 का मान -3 और B2 का मान -1। और यहाँ फिर देखेंगे कि C1 बटा C2 का मान इक्वल टू तो C1 का मान 10 हो गया और C2 का मान -9 हो गया। तो आप यहाँ माइनस से माइनस कटा देंगे, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा। अर्थात यहाँ आप देख रहे हैं कि या हम इसको एक बार और लिखते हैं कि A1 बटा A2 इक्वल टू 3/1, B1 बटा B2 इक्वल टू 3/1 और C1 बटा C2 इक्वल टू नहीं कटने वाला है तो 10/-9। इसलिए A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 है। A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 तो है, क्योंकि 3/1 दोनों का वैल्यू है। और फिर यहाँ देखेंगे नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, यानी C1 बटा C2 इसके बराबर नहीं है। तो C1 बटा C2 जब बराबर नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ दिए गए समीकरण युग्म जो है इसके लिए रेखाएं, अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं, आपका तीसरा जो वैल्यू कह रहा है क्या है, इस समांतर है। रेखाएं यहाँ पे क्या है, तो रेखाएं यहाँ पे समांतर है। और जब रेखाएं समांतर होती है तो इसलिए हम कहेंगे, इसलिए यह समांतर है। आपका बस मैं ज्यादा प्रश्न इसलिए नहीं बताने जा रहा हूं इसमें कि बहुत लंबा होगा तो आपके लिए एक बोझ जैसा हो जाएगा। मैं इसे पार्ट बाय पार्ट करके कंप्लीट करने जा रहा हूं। आज 2 ही प्रश्न को रखता हूं, पुनः अगले क्लास में हम देखते हैं, इसके आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। तब तक आपको फिर एक बार याद दिला दें कि आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और इस चैनल के अगले वीडियो का आप इंतजार करें। इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा, जो अगले ही दिन मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको एक बार फिर से अलविदा।